दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सोने की चिड़िया के बारे में, क्योंकि आपने, मैंने और हम सभी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी न कभी ये बात सुनी ही है कि हमारा ये जो देश भारत है, ये किसी जमाने में एक सोने की चिड़िया हुआ करता था और फिर अंग्रेज आए और इस चिड़िया को तल के खा गए। सो डेटा देखते हैं और पता करते हैं कि बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इस पर्टिकुलर कहावत या फिर यूं कहूं कि इस पर्टिकुलर फ्रेज को लेके मार्केट में 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्स्ट आता है मेन स्ट्रीम व्यू, जो ये मानता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो शुरुआत से ही एक सब्सटेंशियल इकोनॉमी हुआ करती थी, बोले तो एक नॉर्मल इकोनॉमी थी, और पिछले कुछ दशकों से इस देश की इकोनॉमी ने धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया। सेकंड आता है नेशनलिस्ट राइट विंग के लोगों का व्यू, जो ये मानते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया था वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन फिर पहले मुगल और फिर ब्रिटिशर्स आए और फिर उन लोगों ने इस देश को लूटते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एंड थर्ड आता है लेफ्टिस्ट व्यू, जो ये मानते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया था उसकी जो इकोनॉमी थी वो एक नॉर्मल इकोनॉमी थी, फिर मुगल्स और उन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, और फिर ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल पीरियड के दौरान फ्री ट्रेड की मदद से इस देश की इकोनॉमी को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और फिर साल 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। ये इस पर्टिकुलर सोने की चिड़िया वाली बात को लेकर मार्केट में 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कहानी का सच जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग इसके आगे बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताता हूँ। एक्चुअली में जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो एंशिएंट टाइम था उस वक्त जो ट्रेड हुआ करता था वो करेंसी की मदद से नहीं होता था, बल्कि वो ट्रेड किया जाता था सामानों के आदान प्रदान से। मतलब अगर किसी के पास बकरी है और दूसरे आदमी के पास गेहूं है, और अगर दोनों को ही एक दूसरे के सामान की जरूरत है, मतलब कि गेहूं वाले को बकरी चाहिए, बकरी वाले को गेहूं चाहिए, तो वो दोनों ही एक दूसरे से अपना सामान एक्सचेंज करके ट्रेड करेंगे। ये सब पुराने समय में होता था। सो यहाँ पे फैक्ट ये है कि भारत दुनिया का वो पहला देश था जिसने इस तरीके के ट्रेड सिस्टम को खत्म करते हुए लगभग मौर्य पीरियड के दौरान करेंसी को यूज करना शुरू किया। और करेंसी को यूज करने की जो अर्ली स्टेज थी वहां सिल्वर कॉइन्स ट्रेड के लिए यूज किए जाते थे। इतना ही नहीं, असल में वो चाणक्य ही थे जिन्होंने मौर्य पीरियड के दौरान ही भारत के अंदर प्रिंसिपल ऑफ लॉ, पुलिस, डिफेंस और इकोनॉमिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। फिर जो कुछ भी हो, अब बात करते हैं भारत के सोने की चिड़िया वाली कहानी के बारे में। लेकिन हम लोग इसके ऊपर बात करें उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है कैमली इंग्लिश लर्निंग ऐप। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया कोरोना वायरस एक बार फिर से मार्केट में, वो कल को फ्यूचर क्या होगा हम में से कोई भी नहीं जानता। लेकिन एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि भैया फ्यूचर चाहे जो कुछ भी हो, उस फ्यूचर में हम लोगों को जॉब की जरूरत तो लगेगी। और आज की तारीख में बोले तो इस कंपटीशन के जमाने में अगर हमें एक अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए हमारे पास अच्छी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। और उन तमाम अच्छी स्किल्स में से एक स्किल है इंग्लिश, क्योंकि ये हमें इंटरनेशनल कंपनीज में भी वर्क फ्रॉम होम का एडवांटेज प्रोवाइड कराती है। सो अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखना है तो भैया इस कैमली इंग्लिश लर्निंग ऐप से बेटर ऑप्शन और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत के अंदर आप लोगों को ना सिर्फ 1-to-1 इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड कराती है, बल्कि इस ऐप पे मौजूद जितने भी टीचर्स हैं वो सारे ही टीचर्स उन कंट्रीज से आते हैं जहां इंग्लिश एक नेटिव लैंग्वेज है, बोले तो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों से। इतना ही नहीं, इस ऐप पे मौजूद ये जितने भी टीचर्स हैं ये ना सिर्फ एक्सपीरियंस्ड हैं बल्कि बहुत फ्रेंडली भी। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग इन लोगों के साथ में कन्वर्सेशन करते हैं तो ये लोग हमें बिना जज करे हुए हमारे साथ में ना सिर्फ बातचीत करते हैं बल्कि बहुत फ्रेंडली वे में हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हमारी मदद भी करते हैं। मैंने खुद बातचीत करके देखी है, लिटरली टीचर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। It's like mostly English, or like a lot of people there speak English, yeah? Yeah, definitely. But if you live in a cities like Indore, which already have 5 million population, but still it's hard to find a person to communicate in English. और अगर आप लोग उन लोगों में से हैं जो कि इंग्लिश लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन बोलने में दिक्कत आती है, तो फिर तो भैया ये आप लोगों के लिए एक तरह से वरदान है, क्योंकि यहाँ आप लोग एक नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग टीचर के साथ में 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। इतना ही नहीं, इस ऐप के ऊपर आप लोगों को आईलेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बिजनेस इंग्लिश जैसे कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से ना सिर्फ चुन सकते हैं बल्कि इनकी मदद से इंग्लिश सीखने को लेके आप लोगों का जो टारगेट है उसे आप लोग
अचीव भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, तुरंत ऐप को ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि इस GJS22 कूपन कोड के साथ में साइन अप करते हुए किसी भी 3 मंथ वाले प्लान पे सीधे 22% का डिस्काउंट लेके इंग्लिश सीखना शुरू कीजिए। नाउ फिर से लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं सोने की चिड़िया के बारे में। क्योंकि अगर हम लोग कुछ अच्छे और ऑथेंटिक सोर्सेज की मदद से इतिहास में झांके तो हम लोगों को ये बात साफ साफ नजर आती है कि असल में 321 से लेके 185 BC के बीच में जब हमारे यहाँ मौर्य साम्राज्य हुआ करता था तो उस वक्त भारत के अंदर पहली बार इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड डेवलप किए गए बल्कि उन्हें कॉन्स्टेंटली मेंटेन भी किया गया। क्योंकि असल में ये मौर्य साम्राज्य ही था जब भारत का ज्यादातर हिस्सा एक तरह से एक ही रूलर के अंडर में यूनिफाइड था। सो मार्केट, प्लेसेस, ट्रेड रूट, ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिक्योर हो गई, जिसका डायरेक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का शेयर लगभग 30% से लेकर 35% के बीच में था। जी हाँ, उस वक्त दुनिया की जो टोटल इकोनॉमी थी उसका लगभग 35% हम लोग होल्ड कर रहे थे। सो ये सचमुच में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अचीवमेंट था। इतना ही नहीं, इसके बाद यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद में भी भारत के अंदर जितने भी छोटे बड़े साम्राज्य आए जैसे कि चोल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, बाकी के नाम ये लिखे हुए हैं, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में भी बोले तो मौर्य साम्राज्य से लेकर 16वीं शताब्दी तक भारत की जो इकोनॉमिक पोजीशन थी ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन रही। और इसके बाद भारत के इतिहास में एंट्री होती है मुगल्स की, जिनके आने के बाद में भारत की इकोनॉमी के अंदर हम लोगों को कोई डिक्लाइन देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट मुगल्स के आने के बाद भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली में बढ़ी, क्योंकि 16वीं शताब्दी यानी कि अकबर के शासन काल से लेकर 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक दुनिया का जितना भी इंडस्ट्रियल आउटपुट था उसका लगभग 25% ना सिर्फ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, बल्कि अगर हम लोग 16वीं शताब्दी में अकबर की रिकॉर्डेड इनकम को देखें तो उस वक्त अकबर की टोटल इनकम थी लगभग $90 मिलियन के आसपास, जो ऑब्वियस सी बात है उस वक्त भारत में चल रहे बिजनेस से ही आया होगा, कहीं और से तो टैक्स कलेक्ट हो नहीं रहा था। सो 16वीं शताब्दी में अकबर की इनकम थी लगभग $90 मिलियन के आसपास, जो कि ठीक 200 साल बाद यानी कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन की जो टोटल इनकम थी उसके लगभग बराबर। मतलब कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन जहाँ खड़ा था वो टारगेट हम लोग 200 साल पहले ही अचीव कर चुके थे। इतना ही नहीं, यहाँ आप लोगों को इस डेटा के ऊपर भी नजर डालनी चाहिए जो कि शताब्दी दर शताब्दी वर्ल्ड के अगेंस्ट में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक पोजीशन को दिखाता है। और इस डेटा में हम लोगों को ये बात साफ साफ नजर आती है कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक यानी कि ब्रिटिशर्स के भारत में इंटर होने के पहले तक भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो पूरे के पूरे यूरोप के जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा थी। और ये ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी ने फर्स्ट एडी से लेके 18वीं शताब्दी तक कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखी। मतलब कि जो एंशिएंट इंडिया था उस वक्त भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी थी, और फिर जो मुगल शासन आया उस वक्त भी भारत की इकोनॉमी की पोजीशन अच्छी ही बनी रही। इससे हम लोगों को ये बात साफ साफ पता चलती है कि एंशिएंट इंडिया के वक्त भारत की इकोनॉमिक पोजीशन कमजोर होने वाली बात भी गलत है, और मुगल्स का भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई भी रोल नहीं है, ये बात भी पूरी तरीके से गलत। इनफैक्ट एंशिएंट इंडिया से लेके मुगल शासन तक वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का शेयर लगभग 30% यानी कि 1/4 के आसपास ना सिर्फ बना हुआ था, बल्कि हम लोगों ने लगभग 2000 से भी ज्यादा सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली हमारी जो पोजीशन थी उस पोजीशन को मेंटेन रखा। सो एक्चुअली में इस पूरे के पूरे टाइम ड्यूरेशन में भारत एक सोने की चिड़िया था। फिर आए ब्रिटिशर्स, जिन्होंने भारत को क्या दिया इस बात का अंदाजा हम लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर भारत का जीडीपी परसेंटेज जहां 24.4% था, वही परसेंटेज साल 1950 में घट के मात्र 4.2% रह गया। और ये सारी की सारी ग्रोथ कहाँ गई? ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन, जो हम लोगों को इस डेटा में साफ साफ नजर भी आती है, क्योंकि ये डेटा हम लोगों को चिक चिक के ये बात बताता है कि ब्रिटेन के अंदर एक्चुअली में ग्रोथ उस वक्त आना शुरू हुई जब उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा किया। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए कि साल 1750 में भारत का इंडस्ट्रियल आउटपुट, जिसका कि ग्लोबल इकोनॉमी में शेयर उस वक्त 25% था, वो साल 1900 में घट के मात्र 2% रह गया। और हमारी ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी ये कहाँ गई? ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन। इनफैक्ट अगर हम लोग एक इंडिपेंडेंट स्टडी द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा को माने तो अपने पूरे शासन काल में ब्रिटिशर्स भारत से जितनी भी ग्रोथ लेके गए उसकी आज की तारीख में मार्केट वैल्यू लगभग $45 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। सो ये बात 100% सच है कि एक्चुअली में भारत एक सोने की चिड़िया
था और उस सोने की चिड़िया का मर्डर अगर किसी ने किया है तो वो ब्रिटेन वालों ने किया है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया से लेकर मुगल शासन तक भारत का कंट्रोल जिसके भी हाथ में गया उसने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखते हुए भारत का ये सोने की चिड़िया होने वाला स्टेटस बरकरार रखा। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरा हटके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट इट।